तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। एसवाईएल को लेकर बैठक जारी है। जल शक्ति मंत्रालय में हो रही है ये बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ हरियाणा पंजाब के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसवाईएल को लेकर ये आज काफी अहम बैठक मानी जा रही है और जल शक्ति मंत्रालय में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र शेखावत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल है और उनके साथ पंजाब के सीएम भी बैठक में शामिल है। हम आपको ये बैठक के दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बैठक जो है वो जल शक्ति मंत्रालय में आयोजित की गई। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि एसवाईएल को लेकर ये बैठक आज का दिन रखा गया था। 4 जनवरी आज की तारीख रखी गई थी और हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम बैठक के दौरान की दिखा रहे हैं। ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक में हरियाणा पंजाब के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ इस बैठक में हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम भी मौजूद है। एसवाईएल को लेकर बैठक जारी है। हालांकि इस बैठक के बाद कई बातें भी सामने निकल कर आएंगी। क्या फैसला लिया जाता है, क्या बीच का कोई रास्ता इस बैठक के बाद निकल कर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले को लेकर एसवाईएल को लेकर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। लेकिन इस बीच जो आज की बैठक है, 4 जनवरी की बैठक को लेकर जो तारीख का ऐलान किया गया था, बैठक हो रही है। कुछ देर पहले ही बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। बैठक जो की जा रही है उसको लेकर काफी तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले बीच का रास्ता निकल सकता है, ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर चंडीगढ़ से है। हाजिर हूं मैं आपके साथ 4 बड़ी खबर को लेकर, जहां पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर मामला दर्ज होने के बाद पहली बार एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची। तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ये गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां 6 साल से लोग ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाले फ्लैट्स का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर जो है वो कैथल से है, जहां पहले तो सोशल साइट पर नाबालिग से दोस्ती की गई और फिर उसे दुष्कर्म का शिकार बना दिया गया। तीसरी बड़ी खबर के बारे में हमने आपको बताया। चौथी बड़ी खबर भी कैथल से ही है, जहां विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ये 4 बड़ी खबर दिन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर काफी अहम है क्योंकि पूछताछ अब एसआईटी की तरफ से की जा रही है। संदीप सिंह जिनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा और इसके बाद आज उनसे इस आरोप के बाद पहली बैठक है, पहली पूछताछ होगी और ये जो पूछताछ है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के बाद पहली बार एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए चंडीगढ़ स्थित उनके घर पहुंची। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से संदीप सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पुलिस भी संदीप सिंह के घर पहुंची थी, जहां एसएचओ ने उनसे मुलाकात भी की थी। तो ये हम आपको तस्वीर चंडीगढ़ के उनके आवास की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व खेल मंत्री के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और उसके बाद उनसे पहली बार एसआईटी पूछताछ करने के लिए पहुंची है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारी की गई है। आपको बता दें कि पहली बार एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए चंडीगढ़ स्थित उनके घर पर पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं, स्थित आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। पुलिस की काफी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां अलर्ट मोड पर है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से संदीप सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पुलिस भी संदीप सिंह के घर पर पहुंची थी, जहां इस दौरान एसएचओ ने भी संदीप सिंह से मुलाकात की है। तो ये तस्वीर चंडीगढ़ आवास के बाहर की, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और संदीप सिंह के ऊपर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगा। महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा।
और उसके बाद ये पहली पूछताछ होगी एसआईटी के द्वारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रवीण जी, आज पहली बार एसआईटी उनसे पूछताछ करने वाली है। जाहिर सी बात है, विपक्ष निशाना साधने से तो चूकेगा नहीं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, विपक्ष की तो जहां तक आदत है, विपक्ष जो है वो आलोचना भी गैर तथ्यात्मक करता है। जब मामला जांच के अंदर है, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का जांच का एक अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए एसआईटी जो है वो संदीप सिंह से पूछताछ करने गई है जी। तो ये जांच का हिस्सा है। हमें जांच का इंतजार करना चाहिए कि जांच में क्या निकल के आता है। बिल्कुल। प्रवीण जी, एक बात और यहां पर कि जो सीएम मनोहर लाल है वो भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मात्र आरोप भर लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। अब विपक्ष ने भी कई तरह के यहां पर उनको जो पलटवार किया उनके बयान को लेकर, तो लोगों को विश्वास है और जो तमाम लोगों को है कि ठीक है, सच सामने निकल कर आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लोगों को? देखिए, ऐसा है कि मैं विपक्ष के नेताओं के बयान सुन रहा था। विपक्ष के नेता तो बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति को दोषी करार देने के लिए जज बन के बैठ गए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे भी किसी मामले का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और ना ही जांच में जो भी सामने आया उससे पहले किसी को अपनी कोई राय व्यक्त करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जांच का विषय, जांच हो रही है, जांच में जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से सरकार आगे अपना निर्णय ले लेगी, अगले अपना कदम उठाएगी। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, ये तो हमारा कानून भी कहता है। बिल्कुल। अब जांच में क्या निकल के आता है, बातें उससे स्पष्ट होंगी, हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो टीना जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। टीना जी, अब तो एसआईटी भी पूछताछ के लिए पहुंची है। आरोप लगने के बाद ये पहली पूछताछ है। अब तो कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट है कि ठीक है, कार्रवाई तो होगी। अगर जो भी बातें सामने निकल कर आएंगे उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। हमने तो कभी भी विपक्ष की तरफ से कभी भी ये आरोप नहीं लगाया गया, कभी भी कहा नहीं गया कि हम संदीप सिंह को गुनहगार कह रहे हैं। जब तक जांच होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि दिखाया गया था कि संदीप सिंह ने इस्तीफा दिया, जबकि उन्होंने एक पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री जी को दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वो है कि अगर मुख्यमंत्री ये संदीप जी अगर मंत्री पद से इस्तीफा दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, निष्पक्ष जांच हो पाती। तब मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपके एक पोर्टफोलियो वापस देने से कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप इतना ही नैतिकता के आधार पर कह रहे हैं और इसमें सपोर्ट भी करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई भी महिला है, अगर वो इस तरीके के आरोप लगा रही है, झूठ है, सच है, लेकिन हम सिर्फ मंत्री जी संदीप सिंह हैं उनका फेवर नहीं करेंगे, हम उस लड़की की बात भी सुनेंगे। और दूसरी बात, विपक्ष जो है वो तो हुड्डा साहब बहुत पहले ही कह चुके हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तब तक इंतजार करते हैं जब तक इसकी जांच होगी। जी, अब तो एसआईटी भी पूछताछ के लिए पहुंचे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां करीब 6 साल पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने ईडब्ल्यूएस के फ्लैट के लिए आवेदन दिया था। इतना ही नहीं, लोगों ने करीब 15,000 रुपए प्रति टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी विभाग में जमा भी करा दी थी। और साथ ही साथ लेकिन 6 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई ड्रॉ नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गहने तक गिरवी रखकर इन फ्लैट के लिए आवेदन किए थे ताकि वो गुरुग्राम में अपना आशियाना बना सके। लेकिन इस दौरान आपको ये भी बता दें कि फ्लैट के नाम पर पैसा तो ले लिया गया, ये लोगों का आरोप है, लेकिन आज तक उन्हें फ्लैट अलॉट नहीं किया गया। हमें कम से कम नहीं तो यहाँ से 2.5-3 साल हो गए हैं सर, 2.5-3 साल हो गए हैं। कोरोना काल की वजह से कुछ बीच में भी आए थे, तो फिर इस करके हमें आश्वासन दिया जाता है, ठीक है जी, महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे करते करते सर कम से कम नहीं तो 10 से 15 10 साल निकल गए हैं पूरे।
ठीक है जी। 15-15 हजार रुपए गरीब आदमियों से लिए गए थे। बैंक में जाते हैं, जो गरीब आदमियों ने खाता खुलवाया था उसमें पहले 1000 रुपए डलवाए, उनको एक्टिवेट कराया, फिर 15,000 रुपए लिए, फिर डीडी बनवाई 15-15 हजार रुपए की। जब ये बिल्डर को दिए, हम यहाँ पर आते हैं, मान साहब के पास, सर जी आते हैं, ये आश्वासन यही देते हैं। ये EWS फ्लैटों का ड्रा नहीं हो रहा। पिछले 6 साल से लोग चक्कर काट रहे हैं इनका। कई बार मैंने भी DC के वहाँ और पहले STP के यहाँ ज्ञापन दे चुके, हम भी मिलके। तो आज STP मान जो अपने उठा के वो है अधिकारी है, उनसे मुलाकात करी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे ड्रा कराने का। 6 साल हो गए और 6000 से ज्यादा परिवार है जो पीड़ित परिवार है, और जो इनके फ्लैट है वो तैयार है बिल्डरों के, वो खंडर हो रहे हैं। मैंने हो गए 5-6 साल हो गए जी भरे हुए। अच्छा, ठीक है। 15,000 रुपए का हमने वो लगाया था, वो कागज जो लगता है, अच्छा, वो लगाया था। मेरे पास पैसा नहीं था, तब भी मैंने किसी से लेके, मेरी बालियां थी वो मैंने दी हैं, वो रख करके तब मैंने क्या नाम ये पैसा भरा था। तो ड्रा अभी तक ड्रा नहीं हुआ? ड्रा नहीं हुआ जी। और हमें यहाँ पे 2-2.5 साल से हम चक्कर काटे, 2.5-3 साल से यहाँ पे। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये वही कहते हैं, कभी कहते हैं कि अभी टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, कभी 1 महीने का टाइम लगेगा, यही बोलते हैं। और अब इन्होंने कागज मांगे थे, वो कागज भी दे दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये पूरा क्या मामला है, क्योंकि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 6 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक फ्लैट नहीं मिला। पूरी खबर बताएं सबसे पहले। देखिए, जो हुड्डा राज्य में गुरुग्राम में EWS के फ्लैट्स बनाए गए थे सेक्टर 47 में, करीब हजारों फ्लैट हैं और वहां बनाया गया था। और उस दौरान लोगों से आवेदन लिए गए थे और करीब ये बनकर जब तैयार हुआ तो बनकर तैयार होने के बाद अब लोगों का आरोप है कि उन्होंने पैसे दे दिए। करीब 6000 आवेदन आ गए थे और जो फ्लैट्स हैं वो कम है। तो इसको लेकर यह कहा गया कि टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट जो है यही ड्रा करेगी और जिनके जिनके आवेदन आए हैं वो ड्रा सिस्टम से उन्हें फ्लैट अलॉट किया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खामियां जरूर आई, क्योंकि आवेदन ज्यादा हो गया और इस वजह से वो करीब 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब वो बनकर तैयार है वो फ्लैट। कई बार तमाम समय ये खबरें भी दिखाई जा चुकी है और अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ। साथ ही जो लोग हैं उनका यह आरोप है कि उनके पैसे उस वक्त आवेदन के लिए करीब 15-15 हजार रुपए लिए गए थे और वो पैसे देने के बाद अभी तक ना तो ड्रा किया गया और ना ही उन्हें उनके पैसे लौटाए गए। तो अभी भी उन्हें इस बात की शंका है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें ड्रा नहीं निकलता तो सरकार उस पैसे को उनको वापस करे। तो निश्चित तौर पे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जितने भी आवेदक थे वो सभी पहुंचे थे और पहुंचकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सामने, और उन्होंने पहुंचकर वहां पे प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से डिमांड की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको 10 जनवरी तक का मोहलत दिया है और माना जा रहा है कि 10 जनवरी के तक उनकी बातों को सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं ये ड्राफ्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल सुशील जी, इस बीच जो भी आवेदक है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फ्लैट्स हमें नहीं दिए गए आगे भी तो हमें पैसा दीजिए। और अब क्योंकि अधिकारियों से बात भी हुई है, वहां पे जो तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी तक का टाइम है। तो अगर ऐसे में समाधान नहीं होता है तो लोगों का क्या कहना है उसके बाद? निश्चित तौर पर देखिए, ये सवाल भी उठा उनके सामने। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 10 जनवरी तक उनको कोई संतोषजनक आश्वासन या संतोषजनक काम पूरा करने के लिए नहीं कही जाती तो निश्चित तौर पे वो एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या करीब 6000 है और आगे सड़कों पर उतरकर ये अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही यह भी आरोप है कि जो पैसे उस वक्त लगाए गए बिल्डर और टाउन ऑफ कंट्री प्लानिंग के बीच मामला फंसा हुआ है और करीब वो जो फ्लैट्स हैं वो खंडहर हो चुके हैं। उन फ्लैटों को अब आवंटन करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो खंडहर हुए फ्लैट्स हैं इनको ये लोग ले नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो ये एक बड़ा मसला है और निश्चित तौर पे ये बिल्डर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बीच फंसा हुआ पेच है। देखना है कि इसका बीच का रास्ता क्या कुछ प्रशासन बिल्कुल। सुशील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि कैथल से सामने आ रही है। इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने माता पिता को आपबीती सुनाई और महिला थाना पुलिस को मामले की शिकायत भी की। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। महिला थाना में दी शिकायत में 17 साल की नाबालिग ने बताया है कि 20 नवंबर को शहर निवासी साहिल ने उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और उसके
ठीक 4 दिन बाद ही साहिल ने उसे शहर के एक कैफे में कॉफी पिलाने के लिए बुलाया भी था और इसी बहाने से इस दौरान उसने कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये महिला ने जो कंप्लेंट की है, लड़की है, नाबालिग है, तो उनका यही था कि इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके और उनके साथ दुष्कर्म और कुछ प्रेगनेंसी की भी बात उसमें सामने आई। तो सारा हमने मामला दर्ज करके और पुलिस ने अपनी कार्रवाई महिला थाने ने शुरू कर दी। तो 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये पूरा मामला हम आपको कैथल से बता रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल भी शुरू की जा चुकी है। महिला थाने में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केस दर्ज किया गया था और जो पीड़िता है वो मात्र 17 साल की है। 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक हुई है। जल शक्ति मंत्रालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इस बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम भी मौजूद थे। दिल्ली एसवाईएल के मुद्दे पर बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी इस वक्त की। जल शक्ति मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बैठक की अध्यक्षता की और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम इस बैठक में मौजूद थे और पंजाब हरियाणा के अधिकारी भी इस बैठक के मौजूद थे। एसवाईएल को लेकर ये बड़ी बैठक है और ये भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और इससे पहले ये बैठक हर मायने में काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसवाईएल को लेकर ये बैठक, जल शक्ति मंत्रालय में बैठक का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली और पंजाब के सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा और पंजाब के सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी, जल शक्ति मंत्रालय में बैठक का आयोजन और ये जो बैठक थी वो दिल्ली में की गई थी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय की ये तस्वीरें जहां बैठक का आयोजन किया गया। ये सीधे तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा और पंजाब के सीएम मौजूद हैं। एसवाईएल को लेकर ये पूरी बैठक हर मायने में काफी अहम मानी जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय में बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो गजेंद्र शेखावत के द्वारा की गई है। हर मायने में ये बैठक अहम माना जा रहा है क्योंकि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुनवाई है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है। 2022 में भी बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक बिल्कुल बेनतीजा ही सामने आई, बेनतीजा साबित हुई। और उसके बाद जो आज की बैठक है उससे काफी उम्मीदें हैं कि हो सकता है इन बैठक के बाद बीच का कोई रास्ता निकले। पंजाब हरियाणा के सीएम इस बैठक में शामिल हैं और पंजाब हरियाणा के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो विदेश में जाने की चाह लोगों को अक्सर ठगी का शिकार बना देती है। ऐसा ही मामला कैथल से सामने आया, जहां कैथल निवासी संदीप नैन कनाडा वर्क परमिट पर जाना चाहते थे, जिसको लेकर आरोपी भविष्य मोर ने आश्वासन दिया कि वो पीड़ित को वर्क परमिट पर कनाडा भेज देगा और इसके बाद आरोपी ने दस्तावेज के लिए पीड़ित से 40 लाख रुपए भी ले लिए और उसे फर्जी दस्तावेज बनाकर दे दिया। जब पीड़ित कनाडा पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके सारे कागजात फर्जी हैं, जिसके चलते उसे विदेश में कोई काम नहीं मिल पाया। आपको यहां यह भी बता दें कि पीड़ित ने बताया है कि जब उसने आरोपी से संपर्क किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और फिर आखिरकार वो भारत वापस लौट आया और आरोपी सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और मामले की जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
एक शिकायत कार्यालय पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई थी और जिसमें FIR नंबर 3 डेट 2/1/2023 धारा 406-420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। तो शिकायत करता है संदीप नैन, इसको कनाडा भेजने के नाम पर 39,74,000 की इसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें भविष्य और सुदेश नरवाना के रहने वाले हैं। जो भविष्य पहले से कनाडा PR था, इसके संदीप नैन के पिताजी के बलवान के पास आता जाता था और इसने बलवान ने कहा भाई मेरे लड़के को कनाडा भेजना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा जुड़ गए हैं। विपिन जी, ये बताइए सबसे पहले कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल के आधार पर ही कार्रवाई होगी। क्या अभी तक कार्रवाई की गई है मामले को लेकर? आपको बता दें कि जैसे युवाओं के अंदर विदेश जाने का बड़ा रुझान है, चाहे वो स्टडी वीजा हो, वर्क परमिट हो, या कोई डोंकी तरीका हो, तो ये संदीप नैन वर्क वीजा पे विदेश जाना चाहता था, कोई स्टडी बेस पे नहीं जा सकता था। तो इसने भविष्य मोड़ से जो नरवाना निवासी हैं और कनाडा में PR पक्के हैं, तो उनसे संपर्क साधा। भविष्य मोड़ ने कहा कि हम वो उन्हें वर्क परमिट पर भेज देंगे और वहाँ काम भी मिल जाएगा। इसको संदीप नैन को वर्क परमिट पे वहाँ भेज दिया गया कनाडा में। कनाडा में जब गया तो इससे वहां जाके पता चला जो वर्क परमिट के जो कागज होते हैं, जिन कंपनी में इसको नौकरी करनी थी वहां इस तरह की कोई कंपनी नहीं है और जिसके साथ फ्रॉड हुआ। ये 36 से 37 दिन तक वहां पे घूमता रहा जॉब पे काम की तलाश में, लेकिन इसे कनाडा में कोई काम नहीं मिला। तब यह भविष्य मोड़ से दोबारा इसने संपर्क किया, बोला कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया था, इस पर इसको जान से मारने की धमकी मिली। तो ये परेशान होकर इंडिया वापस आ गया और थाने के अंदर मामला दर्ज कराया है। इसने आरोप लगाया है कि इसने भविष्य मोड़ ने 7 अलग अलग आदमियों के जरिए इससे 40 लाख रुपए इस वर्क परमिट के नाम के लिए थे, जबकि वर्क परमिट झूठा था, सही नहीं था। अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी तहकीकात कर रही है, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल। इस दौरान विपिन आपकी बात भी हुई होगी पीड़ित से, तो क्या कहना था उसका कि इतने दिन वो कनाडा में रहा वहां? जी, वो 37 दिन कनाडा के अंदर रहा। कनाडा में उसने काम ढूंढने की कोशिश की, परंतु कनाडा में भी आज वो स्थितियां नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि वहां जाते ही काम मिल जाता है। तो कनाडा में भी काम की काफी कमी आ चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से वो 37 दिन तक जब उसे काम नहीं मिला तब वो परेशान होकर वापिस आया और उसने वहां पे उससे भविष्य मोड़ से संपर्क भी किया कि आप मुझे काम दिलाइए। तो उन्होंने इससे जवाब दिया और जान से मारने की धमकी दी। तब मजबूर होकर उसने घर से पैसे मंगाए और वापिस इंडिया आया। बिल्कुल विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिन की 4 बड़ी खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।